हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़नी है। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के व्यूज़ मिलेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में अपने व्यूज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहला व्यू इसमें है कि सोशल लर्निंग व्यू। सोशल लर्निंग व्यू में बोलते हैं कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज जो है वो देख कर सीखते हैं। जैसे कि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में देखते हैं कि उनको जब रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो उस चीज़ को और ज़्यादा बार बार रिपीट करते हैं और इमिटेशन करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये जो सोशल लर्निंग व्यू है, यहाँ पे ये ऑपरेंट कंडीशनिंग और इमिटेशन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि जो स्पीच एक्वायर्ड होती है, जो भी हम बोलना सीखते हैं बचपन से, जो भी हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग और इमिटेशन की वजह से होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे होती है? जब बच्चे थोड़ा बहुत बोलते हैं तो पेरेंट्स उनको और अप्रिशिएट करते हैं, उससे वो और ज़्यादा रीइंफोर्स होते हैं और बोलने के लिए और सीखने के लिए। इमिटेशन करते हैं मतलब जिस तरह से पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे भी वही साउंड, उसी तरीके के वर्ड्स इमिटेट करते हैं। तो सोशल लर्निंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो किसी और की वजह से हम लर्न कर पा रहे हैं, इसलिए सोशल लर्निंग व्यू है। फिर एक दूसरा व्यू है जो बिल्कुल इससे अलग है, जो नॉम चॉम्स्की का और काफ़ी फेमस व्यू है, जिसको बोला जाता है कि इन्नेट मैकेनिज्म व्यू उसको बोलते हैं। और इसमें वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल ए डी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब वो कहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो उसको जल्दी बोलना सिखाने में बहुत हेल्प करता है, जो कि एनिमल्स में मिसिंग है। इनका ये कहना है नॉम चॉम्स्की का कि ये जो डिवाइस है ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल्स में ये चीज़ नहीं है। ये पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिल जाएगी किसी की बॉडी के अंदर, बट एक ये एब्स्ट्रैक्ट या इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है जो चॉम्स्की बोलते हैं कि हम सबके अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक इन्नेट मैकेनिज्म होता है, एक बिल्ट, जिसको बोलते हैं बिल्ट इन न्यूरल सिस्टम है, जिसकी वजह से हम बहुत बहुत जल्दी लैंग्वेज जो है वो एक्वायर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। फिर एक और तीसरी थ्योरी आती है जो कॉग्निटिव थ्योरी है, जो इनेट मैकेनिज्म और लर्निंग दोनों के ही बारे में बात करती है। कॉग्निटिव थ्योरी ये कहती है कि सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज दैट दे यूज इन एक्वायरिंग लैंग्वेज। तो कहती है कॉग्निटिव थ्योरी कि इसमें ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एबिलिटीज़ का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉग्निशन थ्योरी है तो कॉग्निशन की बात करेगी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, ये उनका यूज़ करते हैं। अब ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पहला प्रिंसिपल ये है कि दे पे अटेंशन टू द एंड ऑफ द वर्ड्स। जब भी आप बच्चों के सामने कोई बात करते हो तो वो एंड में जो आप वर्ड्स बोलते हो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिगनिंग और मिडल वर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं देते। सो दिस मेक सेंस बिकॉज इन मैनी लैंग्वेजेस सफिक्सेस कैरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस में सफिक्सेस जो होते हैं, सफिक्सेस मतलब एक वर्ड का जो सेकंड पार्ट होता है उसका इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा मीनिंग, इसलिए। दूसरा प्रिंसिपल ये कह रहा है कि पे अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। मतलब कि जिस ऑर्डर में वो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसी तरीके से वो वर्ड्स जो है बोलना सीखते हैं। और ये डिफरेंस हमें क्यों नज़र आता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से जो है वो वर्ड्स को यूज़ करते हैं अलग अलग ऑर्डर में। तो ये दो प्रिंसिपल्स कॉग्निटिव थ्योरी में बोल रहे हैं कि ये दो प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं जब भी जो बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। प्लस यहाँ पे एक ये माइलस्टोन की टेबल दी हुई है। माइलस्टोन का टेबल मतलब वो किस एज में कितना बोलना सीख जाते हैं। तो जैसे बोला है कि 12 वीक्स में स्माइल व्हेन टॉक टू, कुइंग साउंड निकालते हैं। जब वो 12 वीक्स में होते हैं उनसे बात करो तो वो स्माइल करते हैं और मुंह से साउंड निकालने की कोशिश करते हैं। 16 वीक्स में दे टर्न देयर हेड इन रिस्पॉन्स टू ह्यूमन वॉइस। कहीं से आवाज़ आ रही हो तो उस तरफ वो अपना हेड टर्न करते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं कि कोई बात कर रहा है। 20 वीक्स में वो वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की साउंड भी निकालना शुरू कर देते हैं क्विंग के साथ साथ। फिर 6 मंथ्स में क्विंग से बैबलिंग शुरू हो जाती है, बैबलिंग दैट कंटेन्स ऑल साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच। तो बैबलिंग में वो सारे साउंड्स बोलना शुरू कर देते हैं जो ह्यूमन स्पीच के लिए चाहिए। फिर 8 मंथ में वो रिपीट करते हैं कुछ सिलेबल्स, जैसे माँ एक सिलेबल्स है तो वो उसको रिपीट करना सीख जाते हैं, माँ माँ 2 बार बोलना है या पापा 2 बार बोलना। फिर 12 मंथ्स में वो कुछ वर्ड समझना भी शुरू हो जाते हैं। 18 वर्ड्स में वो कम से कम 50 वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर 24 मंथ्स यानी कि जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनकी खुद की वोकेबलरी जो है मोर देन 50 वर्ड्स हो जाती है।
एंड देन उससे ज़्यादा वोकेबलरी धीरे 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 चेंज होती रहती है, बढ़ती जाती है, तो वोकेबलरी में और चीज़ें ऐड हो जाती हैं और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज समझ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि कुछ एक क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट का। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे अगर आप उनको प्रॉपरली सपोर्ट करो या प्रॉपरली उनको सिखाओ तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं। और चॉम्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो एनिमल्स के अंदर नहीं मिलती है, सिर्फ ह्यूमंस में मिलती है, इसीलिए वो लोग एक लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। एनिमल्स को आप कितना भी बचपन से अपने साथ रखो वो चीज़ वो नहीं सीख पाते हैं। फिर आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बेसिक क्या कंपोनेंट्स हैं? एक तो उसकी साउंड हो गई जिसको हम फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, दूसरा सिमेंटिक मतलब उसका मीनिंग, और तीसरा ग्रामर कि किस तरीके से उसको अरेंज करना है वर्ड्स को। तो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, जब वो बैबलिंग करना सीखते हैं बच्चे तो वो साउंड्स निकालना सीखते हैं, ह्यूमन स्पीच की कॉपी कर करके सीखते हैं सेम तरीके से बोलना। तो वहाँ पे वो फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही उनकी होती है कि किस तरीके से बात बोलना है, वर्ड्स का साउंड किस तरीके से निकालना है। तो जो 18 मंथ का बच्चा होता है उनकी वोकेबलरी 50 वर्ड्स की हो जाती है, तो वो इतना साउंड निकाल पाते हैं जैसे कि हमने टेबल में भी देखा। और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स उनके कौन से होते हैं? जो उन्होंने आसपास अपने घर में देखे होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं वो सोच पाते, जो उन्होंने नहीं देखे, जो चीज़ें उनके सामने जैसे जूस, कुकी, कैट, डॉग, इस तरह की चीज़ें। और इस एज में खासकर वो हॉलो फ्रेजेस बहुत यूज़ करते हैं। हॉलो फ्रेजेस होता है कि वो एक ही वर्ड से पूरी बात कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज उनको दूध पीना है जिसमें वो कुछ मिला के पीना चाहते हैं, कोई चॉकलेट सिरप या कुछ, तो वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसकी जगह वो खाली मिल्क बोलेंगे, जिससे उसके केयर गिवर को समझ में आना चाहिए कि उसको मिल्क चाहिए, उसके अंदर वो चॉकलेट सिरप मिला के पिएगा क्योंकि वो हर बार ऐसे ही पीता है। तो वो हॉलो फ्रेजेस का यूज़ करते हैं कि एक वर्ड से ही पूरी बात समझ में आ जाए। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्लस्टर बोलने में उनको बहुत दिक्कत होती है, वो एक साथ बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स नहीं बोल पाते हैं। जैसे स्टेयर्स में कितने सारे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो वो उसमें से एक दो मिस कर देंगे, उसको वो सिर्फ एस हटा देंगे, टेयर्स बोलेंगे, या ब्लैंकेट है तो बैंक की बोलेंगे, इस टाइप से। फिर अच्छा एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट बताइए कि वर्ब का यूज़ जो है, जैसे कहीं कहीं किसी किसी कल्चर में बच्चे वर्ब का यूज़ ज़्यादा करते हैं और उसका यूज़ कम करते हैं नाउन का। मतलब अगर हम यूएसए और चाइना को जैसे क्योंकि कंपेयर करा जाता है क्योंकि एकदम वेस्टर्न और एक ईस्टर्न कल्चर है जैसे, तो देखा गया कि चाइनीज़ कल्चर में जो 22 मंथ ओल्ड का जो बच्चा होता है वो वर्ब का यूज़ ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू नाउन। और अगर वही वेस्टर्न कल्चर में देखा जाए तो वहाँ नाउन का यूज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वर्ब। तो वो कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है। फिर आती है फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद सिमेंटिक डेवलपमेंट। सिमेंटिक डेवलपमेंट में मीनिंग समझता है बच्चा जो है वर्ड्स का, कि वो जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे वोकेबलरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि उसको कितनी वोकेबलरी आती है, कितने वर्ड्स वो उस एज में जानता है। तो हमने जैसे कि ऊपर उस टेबल में भी देखा था कि जब वो 6 महीने के होते हैं तो उस टाइम पे उनको बहुत सारे सेवरल थाउजेंड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग वो जानते होते हैं, उनकी वोकेबलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है। प्लस दे एक्वायर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेगेटिव, उनको नो का मीनिंग भी समझ आने लगता है, नेगेटिव वर्ड्स का भी मीनिंग समझ आने लगता है, उनको एडजेक्टिव्स और प्रपोजिशंस इन सब चीज़ों का भी मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि गुड क्या होता है, बैड क्या होता है। पहले तो वो सिंपल यूज़ करते हैं, गुड बैड हो गया, बाद में वो कंपैरेटिव भी यूज़ करने लग जाते हैं, बेटर बेस्ट ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे उनकी जो सिमेंटिक डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होती है। एक चीज़ यहाँ पे देखी गई है कि बच्चे ना कभी कभी ओवर एक्सटेंशन और अंडर एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ओवर एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे मान लो उन्होंने बोला कि इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल रेजिन का दिया हुआ है, मैं आपको कोई और इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि सपोज बोला टॉफ़ी, तो वो इवन चॉकलेट को भी टॉफ़ी बोलेंगे, वो कैंडी को भी टॉफ़ी बोलेंगे, वो कोई भी ऐसी चीज़ को टॉफ़ी बोलेंगे जो उन्हें खाने में अच्छी लगेगी। तो वो हो गया ओवर एक्सटेंशन, मतलब एक ही वर्ड को उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उसी वर्ड के अंदर डाल दिया क्योंकि वो उन्हें पसंद है। अंडर एक्सटेंशन मतलब किसी एक वर्ड एक चीज़ का आपने नाम बता दिया उसको कि इसको हम पेन बोलते हैं,
तो वो उसी को पेन बोलेंगे, वो किसी दूसरे पेन को पेन नहीं बोलेंगे। जो आपने जिस कलर का पेन उसको दिखाया था वो उसी को पेन बोलेगा, अगर आपने दूसरे कलर का पेन दिया तो वो उसको पेन नहीं बोलेगा। तो या तो ओवर एक्सटेंशन या कभी कभी अंडर एक्सटेंशन भी करते हैं। फिर आ जाता है ग्रामर। ग्रामर का यूज़ कैसे सीखते हैं वो, धीरे धीरे जब वो टेलीग्राफिक स्पीच का यूज़ करते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच में वो शुरू शुरू में सिर्फ दो नाउन्स का, एक वर्ब और एक नाउन यूज़ करते हैं। जैसे वो बोलते हैं अगर हमें बुक चाहिए तो गिव बुक बोलेंगे, गिव मी द बुक पूरा ग्रामेटिकल यूज़ नहीं करेंगे। या वो दो अलग वर्ड्स बोल देंगे, डैडी गिव। तो शुरू शुरू में तो उनकी ग्रामर बिल्कुल ही मिसिंग होती है, टेलीग्राफिक स्पीच होती है, जैसे हम टेलीग्राम में शॉर्ट में नहीं लिखते हैं वैसे। और प्लस उनको एक्टिव पैसिव वॉइस यूज़ करने में तो सिर्फ एक्टिव आता है, पैसिव वॉइस यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो इनडायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। तो शुरू शुरू में ग्रामर उनको इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती है। और ग्रामर का सीधा सीधा यूज़ करते हैं बिल्कुल ही, और बहुत सिंपल तरीके से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना उनको काफ़ी एज के बाद आ जाता है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा उनको टाइम लगता है पूरे अंडरस्टैंड करने में। वो वर्ड्स जोड़ लेते हैं लेकिन कहाँ पे वर्ब किस तरीके से आएगा उसमें उनको टाइम लगता है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, जैसे कि आपको पता है कि बच्चे अपने पीयर्स को देख के उनकी कॉपी करते हैं, उनके एक्शंस की, या अपने पेरेंट्स के एक्शंस की कॉपी करते हैं। शुरू शुरू में वो उनके साथ खेल रहे होते हैं तो खाली वो एक्शन करके खेलते हैं, चीज़ें उठा के फेंकना या बॉल उठा के फेंकना। धीरे धीरे वो उसके साथ जुड़े हुए वर्ड्स हैं वो समझना शुरू करते हैं कि अगर हम फेंक रहे हैं तो उसका मतलब थ्रो होता है, अगर हम बॉल किक कर रहे हैं तो उसको हम किकिंग द बॉल कहेंगे। तो नॉन वर्बल से ही उनको धीरे धीरे वर्बल जो है समझ में आने लगती है। और स्पेशली इसमें प्ले का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो प्ले करते करते अपने एक्शंस को वर्ड्स में बोलना सीख जाते हैं। Researchers examined the types of verbal and non-verbal communication that occur between same age pairs of toddler they played. तो रिसर्चर्स ने ये चीज़ एग्जामिन की थी, उन्होंने बहुत सारे टॉडलर्स को, अलग अलग एज के टॉडलर्स को बुलाया था, 6 महीने, जैसे 16 मंथ, 20 मंथ, 24 मंथ, अलग अलग एज ग्रुप को बुलाया था। और द रिसर्चर्स पर्पस वॉज टू डिटरमाइन द एज एट विच वर्बल कम्युनिकेशन एमर्जेस। तो ये देखना चाह रहे थे कि जब आपस में खेलेंगे तो वो देखना चाह रहे थे कि कौन से एज में जो है वो एक्चुअली में बोल के खेलते हैं। तो नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो कब कम हो जाता है और वर्बल ज़्यादा शुरू हो जाता है। सो इफ़ कोऑर्डिनेटेड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ फॉर्म द बेसिस ऑफ लेटर। वो यही कहते हैं कि जब वो नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं धीरे धीरे बाद में वही चीज़ उनकी हेल्प करती है वर्बल एक्ट वो करने में, वर्बल यूज़ करने में, वर्ड्स का यूज़ करने में। तो प्ले को बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल दिया हुआ है। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि स्पीच यूज टू ऑल्टर एंड फाइन ट्यून पीयर बिहेवियर। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटेड गेम्स में दिखाया हुआ है कि स्पीच का यूज़ कर रहे हैं, पहले सिर्फ टॉय के साथ खेल रहे हैं। उससे पहले ये एज एक आपको ये दिखाया हुआ है रेट ऑफ स्पीच, स्पीच कितनी ज़्यादा वो होती है, कितनी इंक्रीज हो जाती है धीरे धीरे। तो पहले अनरिलेटेड प्ले खेल रहे हैं, फिर पीयर्स के साथ खेल रहे हैं, फिर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। So the researchers' predictions were confirmed. With increasing age, the toddlers directed more of their discussion towards one another. जैसे जैसे एज उनकी बढ़ती है वो अपनी जो बातें हैं वो वर्बली जो अपने एक दूसरे से रिलेटेड है वो शुरू करने लगते हैं, जैसे कि इट्स माय टर्न, मेरी बारी है, या प्ले बॉल, इस टाइप से। तो प्ले का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। तो उसके आगे फिर लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।